नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। क्या मुल्क के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से खौफ लगता था? अब यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि आईबी के दस्तावेजों से यह खुलासा हुआ है कि नेहरू ने 1948 से 1968 तक सुभाष चंद्र बोस के खानदान की जासूसी करवाई थी। ये दस्तावेज नेशनल आर्काइव में मौजूद है। आखिर नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी क्यों करवाई? आजादी से अब तक कई कमीशन बनने के बाद भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में मुल्क के लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताई गई? क्या मोदी हुकूमत नेताजी से मुताल्लिक जांच करवाएगी? ये बात करेंगे हम आज के हालात हाजरा के अपने पहले सेगमेंट में, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मैच फिक्सिंग पर। आईपीएल 8 पर भी जिस तरह से मैच फिक्सिंग का साया मंडरा रहा है। राजस्थान रॉयल्स के एक खिलाड़ी ने बीसीसीआई की एंटी करप्शन टीम से फिक्सिंग के लिए लालच दिए जाने की शिकायत की है। क्या क्रिकेट के इस फॉर्मेट को फिक्सिंग से बचाया जा सकता है? अगर हां, तो बीसीसीआई इसके लिए क्या कदम उठा रही है? आखिर इस तरह के मामले पर बार बार क्यों सामने आते हैं? और जहां तक इन दोनों मौजूदात की बात है तो सुभाष चंद्र बोस की, तो इस मौजू पर हम बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त आलमी समय के स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट सिराज नकवी साहब। और उसके बाद जब हम बात करेंगे स्पॉट फिक्सिंग की तो हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद होंगे मंसूरुद्दीन फरीदी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। अंग्रेजी अखबार मेल टुडे ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के दस्तावेजों के हवाले से यह दावा किया है कि 1948 से 1968 तक तब की मरकजी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अहले खाना की जासूसी करवाई थी। रिपोर्ट के मुताबिक आईबी की ये फाइलें नेशनल आर्काइव्स में महफूज हैं। 1948 से 1968 तक के 20 सालों में 16 साल तक पंडित नेहरू मुल्क के वजीर आजम थे और आईबी उन्हें सीधे रिपोर्ट करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक फाइलों में जिक्र है कि नेहरू हुकूमत ने ब्रिटिश के दौर इख्तियार के तौर तरीके जारी रखे थे और नेताजी की मौत के बाद कोलकाता में उनके 2 मकानों में रहने वाले उनके अहले खाना पर नजर रखी थी। उनके मुल्क व बैरून मुल्क के दौरों पर भी नजर रखी जाती थी और लिखे जाने वाले खतों की कॉपी की जाती थी। आईबी का फोकस इस बात पर था कि नेताजी के अहले खाना किन लोगों से मिलते हैं। आईबी के एजेंट अपनी रिपोर्ट फोन या छोटे छोटे नोट्स के जरिए हेडक्वार्टर को भेजते थे। नेताजी के परपोते जो अब कोलकाता में एक बिजनेसमैन है, इस ताजा इंकशाफ से हैरान है। उधर जर्मनी में इकोनॉमिस्ट और नेताजी की इकलौती बेटी अनीता बोस ने भी इस पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। और बीजेपी का कहना है कि इससे साबित हो गया है कि कांग्रेस की तारीख ही से आ रही है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर आप इतिहास और भूगोल देखेंगे तो हर तरफ जो है वो काला ही काला दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो है वो हम कांग्रेस पार्टी के बहुत इतिहास भूगोल में जाएंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, क्योंकि बहुत कुछ चीजें छिपी हुई हैं। इसलिए चीजें निकलती हैं, चर्चा होती है और वो कुछ सच्चाई के करीब भी होती है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि संघ और बीजेपी का काम ही नेहरू कुनबे पर निशाना लगाना है। जेडीयू और समाजवादी पार्टी ने भी इस बात को बेबुनियाद करार दिया है। ये सब तो होना ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और संघ विशेष तौर पर नेहरू गांधी परिवार के खिलाफ है, क्योंकि उनकी विचारधारा जो हिंदू मुसलमानों को बांटने की है, उसके खिलाफ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमेशा लड़ाई लड़ी और उनसे लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी समझौता उनके साथ नहीं किया। तो इस तरह की खबरें आना स्वाभाविक है। कौन सा आईबी सोर्स है, कौन से ऐसे प्रकरण है, खुलासा करें। मैं इसकी निंदा करता हूं, इस तरह की खबरों का।
सिराज नकवी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। सिराज साहब, पहले गांधी और उसके बाद नेहरू, जैसे कि दिग्विजय सिंह को सुनाई आपने कि गांधी नेहरू खानदान के खिलाफ एक मुनज्जम, अगर कहा जाए कि एक कॉन्स्पिरेसी की कोशिश की जा रही है और मौजूदा हुकूमत में इस तरह का नया नया इंकशाफ हो रहा है। और जो बात महात्मा गांधी के बारे में की गई कि वो ब्रिटिश नजरियात के हामी थे, और ये इल्जाम नेहरू पर, पंडित नेहरू पर भी लगाया जा रहा है। और उससे भी बड़ा इल्जाम यह है कि नेताजी के जो कोलकाता में 2 मकान थे, उनके आला खाना की आईबी के जरिए, जो कि सरकार की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी होती है, उसके जरिया एक तरह से कहा जाए कि मुखबरी कराई जाती थी। देखिए शबाब साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि नजरियाती तौर पर मुल्क की आजादी के लिए लड़ने वालों में कुछ इख्तलाफात रहे होंगे और रहे थे। ये बातें बहुत सब लोगों को पता है। लेकिन इसको, इन इख्तलाफात को आपसी जंग की शक्ल देना या इस पर सियासत करना बड़ी बदकिस्मती की बात है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पूरे मुल्क के लिए इंतहाई अहम और काबिल एहतराम शख्सियत है। ठीक उसी तरह से महात्मा गांधी को की भी पूरी कौम इज्जत करती, नेहरू जी की पूरी कौम इज्जत करती, बहैसियत वजीर आजम नहीं बल्कि इस हैसियत से कि उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। नेहरू फैमिली ने बहुत कुर्बानियां दी। तो इनमें से तीनों में से किसी के कंट्रीब्यूशन को कम या ज्यादा करना या किसी एक को बड़ा दिखाकर दूसरे को नीचा दिखाने की कोई भी कोशिश, चाहे वो संघ परिवार करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे कोई दूसरी पार्टी करे, वो इंतहाई बदकिस्मती की बात है और वो इंतहाई शर्मनाक बात भी है। इसलिए कि ये तीनों ही पूरे मुल्क और कौम के लिए काबिल एहतराम है। लेकिन ये तो हवाला दिया जा रहा है कि और काइस में बाज़ाब्ते ये बातें मौजूद हैं कि नेताजी के अहले खाना की मतलब मुखबरी कराई जाती थी और उनकी हर एक हरकत पर नजर रखी जाती थी। नहीं, बिल्कुल, मैंने आपसे कहा ना कि इन सब लोगों में इख्तलाफात हो सकते हैं। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आज मंजर-ए-आम पर नहीं आई। किसी बात में मौलाना आजाद में हो सकता है और गांधी जी में तकरार हुई हो सकता है नेहरू जी और गांधी जी किसी बात पर अलग अलग राय रखते हो सकता है कि जी में भी कुछ चीजों पर इख्तलाफ राय रहा हो। लेकिन इस इख्तलाफ राय को इस शक्ल में पेश करना कि किसी एक को नीचा दिखा दिया जाए, किसी तरह भी जायज नहीं। और जहां तक इस खबर की बात इसकी आप कर रहे हैं, इसकी मेरे समझ में नहीं आता कि इस वक्त आखिर क्या रिलेवेंसी है, किस तरह से इसका जवाब क्या है, यह खबर क्यों सामने आई और इस पर बीजेपी या कोई भी पार्टी अगर बड़ा खुशी मना रही है और कांग्रेस को या किसी भी पार्टी को कटहरे में खड़ा कर रही है, तो आज की मौजूदा कांग्रेस इस तमाम सूरत हाल के लिए जिम्मेदार नहीं है। उस जमाने की कांग्रेस में अगर ये हुआ और कांग्रेस ने नहीं बल्कि सरकार ने किया, तो सरकार की अपनी पॉलिसियां होती हैं। वो ब्रिटिश पीरियड में, जाहिर है ब्रिटिश पीरियड के खत्म होने के बाद फौरन तमाम पॉलिसियां नहीं बदली गई थी, आईबी उसी अंदाज से काम कर रही थी। तो उसकी इस वक्त रिलेवेंसी क्या है और उस पर अगर नेताजी की फैमिली ने इजहार नाराजगी किया है तो मुझे लगता है कि वो ठीक है, क्योंकि उनकी फैमिली का मामला है तो उनको बुरा लग सकता है, नागवार लग सकता है। रेलेवेंसी का सवाल उठाया है सिराज नकवी साहब ने और बीजेपी की बात भी यहां पर हुई थी। आतिफ रशीद साहब बीजेपी के लीडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज नकवी साहब का, आतिफ साहब, ये सबसे बड़ा सवाल यह है, आप सुन भी रहे होंगे, कि आखिर इस वक्त जरूरत क्या थी इस मामले को अचानक उठाने की। जी आतिफ साहब। जी सिराज नकवी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। रेलेवेंसी की बात उन्होंने उठाई है कि अचानक इस तरह का मामला, पहले गांधी का मामला उठा, फिर नेहरू का मामला उठा, इस तरह की बातें इस सरकार में क्यों उठाई जा रही हैं अचानक? पहले इस तरह का इंकशाफ क्यों नहीं हुआ था? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि पहले तो इंकशाफ इसलिए नहीं हुआ कि आजाद हिंदुस्तान में ज्यादातर हुकूमत कांग्रेस की रही, और आज मैं आपकी इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आजाद हिंदुस्तान के एक बड़े रहनुमा रहे, बड़े लीडर रहे। पार्टी से अबव उठकर उनको सब लोगों ने एक सम्मान और एक रेस्पेक्ट की तरह से देखा है जी। तो आज अगर किसी ने ये खुलासा करा है इस तरीके का, तो वो जिस शख्स के बारे में करा है वो सुभाष चंद्र बोस के बारे में करा है खुलासा। तो सुभाष चंद्र बोस को अगर आप हिंदुस्तान की तारीख में या हिंदुस्तान के सिस्टम में अगर देखेंगे तो उनका रुतबा कहीं ना कहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ऊपर रुतबा माना जाएगा। वो हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े नेता माने गए हैं जी। और आज उनके ऊपर जो किसी ने इस प्रकार का खुलासा करा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 दशक तक लगातार उनके अहले खाना की एक तरीके से खुफिया इंक्वायरी करते रहे जी, तो इस पर कोई बीजेपी कोई खुशी नहीं मना रही है, न ये हमारे लिए खुशी मनाने का मौका है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। बीजेपी ने भी कहा है कि बहुत अफसोस का मकाम है अगर इस तरह का इंकशाफ हुआ है, तो बिल्कुल सही बात। हमारा भारतीय जनता पार्टी का इसमें सीधा सीधा मानना ये है कि आखिर अगर ऐसी बात थी तो क्या रहे कि जिसका पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस आजाद हिंदुस्तान के एक बड़े मुअम्मार, एक बड़े रहनुमा के नाते, नेता के नाते माने गए, उनको ऐसी कौन सी ऐसी बातें थी उस वक्त कि उनको सुभाष का बड़े रहनुमा की मुखबरी या उनकी
इत्तलात या उनके अहले खाना की जो एक्टिविटी है उन पर नजर रखने की जरूरत पड़ी। ये अपने आप में जरूर एक सोचने सवाल है और इस पर जरूर सोचना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आज की कांग्रेस इसका जवाब दे जी, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसके सामने ये एक सवाल खड़ा है। जनरेशन की बात आतिफ रशीद साहब ने उठाई है। लगातार नई नस्ल किसी न किसी तरीके से सिराज नकवी साहब गुमराह हो रही है। महात्मा गांधी के बारे में एक तबका कहता है कि वो मुल्क की तकसीम के लिए जिम्मेदार हैं और एक तबका ये, और वही तबका ये भी कहता है कि जिन मुजाहिदीन आजादी को तख्तेदार पर लटकाया गया उसके लिए भी महात्मा गांधी जिम्मेदार है। अब समझ में नहीं आ रहा है मुल्क के नौजवान नस्ल को कि आखिर बाबा कौम उन्हें क्यों कहा जा रहा है, जबकि दूसरा एक तबका है जो कि महात्मा गांधी का मानने वाला है, मुल्क से लेकर मुल्क के बाहर तक। उसका यह कहना है कि महात्मा गांधी ने तहरीक आजादी से लेकर तामीर, जो कि जदीद हिंदुस्तान की तामीर के ख्वाब को पूरा करने में हम रोल अदा किया, और इसके बाद पंडित नेहरू के मामले में इस तरह का सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है। तो नई नस्ल जो इस वक्त माजी के हिंदुस्तान को जानने में लगी हुई है, उस पर कैसा असर पड़ेगा इस तरह के इंकशाफात से अचानक? देखिए, मैं ये मानता हूं कि तमाम मुजाहिदीन आजादी का जो मर्तबा भी मैंने आपसे कहा जी, उसमें कोई तराजू लेकर तोलने वाली बात नहीं है। ये आम आदमी के जहन में इस तरह की चीजें नहीं डाली जानी चाहिए। इस पर बहस हो सकती, कोई आप किताब लिखिए, इस पर बहस हो सकती, कोई ऐसे सेमिनार में बात कीजिए, लेकिन इसको इस तरह से पब्लिकली इस पर एक बहस छेड़ देना और किसी एक लीडर के कद को ऊपर करने की कोशिशें, ये सिर्फ तारीख को मस्क करने का हिस्सा है। गांधी जी बहुत बड़े लीडर थे। गांधी जी सिर्फ मुजाहिदे आजादी नहीं थे, बल्कि गांधी जी ने फिक्री सतह पर इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए बहुत सी चीजें की हैं, और जिन पर आज भी हमारी हुकूमतें, वो बीजेपी की हुकूमत भी उसमें शामिल है, अमल कर रही है, और वो अमल करना उनकी मजबूरी है। जो उन्होंने एक आजाद हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को जहन में रख के जो तसव्वुर पेश किया तरक्की का, उस तसव्वुर से आज भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अब उनकी फिक्र को किनारे करके उनकी छोटी बातों को, उनकी सुभाष चंद्र बोस से या किसी दूसरे से अगर किसी मामले पर तकरार या इख्तिलाफ राय हुआ, उसको आगे कर दिया जाए, तो इसका मतलब उनके कंट्रीब्यूशन को कम करने की कोशिश की जा रही है। यही मामला नेहरू जी का, यही मामला सुभाष चंद्र बोस जी का, ये सबके सब लोग, मैंने आपसे कहा कि बड़ी शख्सियतें थी। इनके छोटे छोटे इख्तिलाफात को या किसी इस तरह की चीजों को इस तौर पर नहीं लेना चाहिए कि ये आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे या एक दूसरे से खौफजदा थे या एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त लड़ाई में जिसको के समझ में जो कुछ आया, जिस तरह की पॉलिसी जिसने अख्तियार की, उसके हिसाब से चला। गांधी जी अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर चल रहे थे, इस तरह से उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देकर एक मुसल्लह जद्दोजहद में शिरकत की। तो दोनों का अपना तरीकाकार अलग था, दोनों के रास्ते अलग थे, लेकिन दोनों की मंजिल एक थी। तो दोनों इसीलिए हमारे लिए काबिल एतराज। और आखिरकार मंजिल हासिल हुई, हिंदुस्तान को आजादी मिली। और आतिफ रशीद साहब, एक अहम बात यह है कि जो दोनों बातें सामने आई हैं, दोनों हम जो शख्सियतें थी, चाहे महात्मा गांधी हो या फिर हम नेताजी की बात करें, दोनों पर यह इल्जाम लगा है, नेताजी के बारे में भी लगा है कि वो ब्रिटिश नजरियात के हामी थे। महात्मा गांधी के बारे में भी यह कहा गया, और उन पर तो साफ तौर पर यह इल्जाम लगाया है कि जिन मुजाहिदीन आजादी को, जिनमें सरदार भगत भी शामिल थे, उनको फांसी पर लटकाया गया, उनके लिए रहम की कोई अपील महात्मा गांधी ने नहीं की। तो ब्रिटिश नजरियात के हामी ये दोनों लोग थे, और ये दोनों का लोगों का हम रोल था। ये नई नस्ल जानना चाहती है कि किस तरह से हम इनको आजाद हिंदुस्तान का मेमार तस्वुर किया जाए। जी आतिफ साहब। जी हेलो, आपकी आवाज कट रही है जी। महात्मा गांधी पर भी इल्जाम लगा कि वो ब्रिटिश नजरियात के हामी थे, और अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर भी इल्जाम लग रहा है कि वो भी ब्रिटिश नजरियात के हामी थे, क्योंकि जो खबरें चली हैं उसमें साफ तौर पर यह भी दिखाया गया है कि उनका तौर तरीका अंग्रेजों वाला था। तो इस तरह के इल्जाम अगर दो अहम शख्सियात जिन्होंने मुल्क को आजाद कराया, अगर उन पर लगता है, तो नई नस्ल तो गुमराह हो रही है। देखिए, हमारी पार्टी ने कभी भी महात्मा गांधी या पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस तरीके का कोई इल्जाम नहीं जी। हाँ, इंडिविजुअल किसी आदमी की कोई राय हो सकती है, तो वो उसमें अपनी राय अगर किसी में, देखिए ये इतनी पुरानी बातें हैं, 50-60 साल पुरानी जो बातें हैं, लोग एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ने के बाद अपनी बात, अपना खुलासा करते हैं। आज जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये बात लिखी, उन्होंने कहीं से कोई बात जोड़ के, किसी न किसी बात से जोड़ कर, और एक बात ये निकाली कि पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 दहाई से ज्यादा उनके सुभाष चंद्र बोस जी के अहले खाना के ऊपर नजर रखते थे। बस यही सवाल है कि नजर रखने की वजह क्यों थी? यही सवाल का जवाब मुल्क के लोग जानना चाह रहे हैं जब से मैं वही आपसे बात जी, वजह क्या हो सकती है इसकी? देखिए
वजह क्या हो सकती है, ये वजह तो मैं अभी आपको नहीं कह सकता कि क्या वजह रही होगी, क्या नहीं वजह रही होगी। लेकिन ये अपने आप में एक सवाल है कि अगर ऐसा हुआ है तो आखिर क्यों हुआ, क्या वजह रही होगी। ये आपका बिल्कुल सही सवाल। इस सवाल को तो समाज के बीच से नहीं निकलेगा ये सवाल, ये सवाल तो उन लोगों से निकलेगा जो लोग इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाए। तो चलिए, ये सवाल का जवाब जाहिर सी बात है आज का समाज, आज का मौर्रिख भी नहीं दे सकता है। जो उस वक्त के जो लोग थे उसके बारे में बता सकते हैं। और जैसा कि सिराज नकवी साहब ने कहा कि जिस तरह से दो अजीम मुजाहिदीन आजादी के बारे में अलग अलग तरीके से एक खास सियासी मंजरनामे के तनाजुर में जो बातें उठाई जा रही हैं उसका कुछ जवाब समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि इंकशाफात होने चाहिए, नई नई बात लोगों के सामने आनी चाहिए अगर इसमें सच है। हालांकि इसमें सियासी जंग भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा कांग्रेस को निशाने पर लिया है, लेकिन अभी आप बीजेपी के लीडर की बात सुन रहे थे, उनका यह कहना है कि बीजेपी इससे खुशी नहीं मना रही है, बल्कि बीजेपी को भी इस बात का बेहद अफसोस है कि अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ और ऐसा होना नहीं चाहिए था। वक्त का ब्रेक हो चुका है, ब्रेक का वक्त हो चुका है। हम यहां पर शुक्रिया अदा करेंगे सिराज नकवी साहब का स्टूडियो में आने के लिए। और नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे IPL 8 पर भी, यानी कि फिक्सिंग का साया मंडरा रहा है, क्योंकि एक खिलाड़ी ने फिक्सिंग के लिए राब्ता कायम किए जाने की बात कही है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे सीनियर खेल सहाफ़ी जनाब मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो लेते हैं ब्रेक। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात, जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। बदलते हुए आलमी मंजरनामे और मुस्लिम दुनिया का मुकम्मल जायजा, मुल्क के सियासी उथल पुथल का गैर जानिबदाराना तज्जिया, रियासतों की सियासी व समाजी सरगर्मियों पर बहस, अदब का निगार खाना, मजहब और माहौलियात पर मालूमाती मज़ामीन, हर हफ्ते नए मौज़ूआत और नए रंग के साथ मुस्बत और तामीरी सहाफत का अलंबरदार उर्दू हफ्तरोजा आलमी सहारा, यानी समाज और सियासत का जामे जहानुमा। इंटरनेट पर भी कर सकते हैं इसका नजारा। लॉग ऑन करें www.alamisahara.com। समय
समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर, हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-4 वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। स्टूडियो में मौजूद हैं खेल सहाफी मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। आईपीएल 8 पर भी फिक्सिंग का साया मंडला रहा है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राजस्थान रॉयल्स के एक खिलाड़ी ने बीसीसीआई की एंटी करप्शन टीम से फिक्सिंग के लिए लालच दिए जाने की शिकायत की है। आईपीएल 8 में आप जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान रॉयल्स का पहला मुकाबला जुमा को हुआ। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मुंबई के रहने वाले इस खिलाड़ी ने बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट से शिकायत की है कि रणजी में उसके साथ खेलने वाले एक खिलाड़ी ने फिक्सिंग के लिए एक बड़ी लालच दी थी। खिलाड़ी के मुताबिक रणजी के दौरान ड्रेसिंग रूम में उसके साथी ने फिक्सिंग का ऑफर दिया था। खिलाड़ी ने एंटी करप्शन यूनिट के अफसरान को बताया कि शुरुआत में उसे लगा कि उसके साथ कोई मजाक किया जा रहा है, लेकिन बाद में उसे पैसे का लालच दिया गया तो उसे लगा कि यह मामला संजीदा है। और इस वाक़े के बाद आईपीएल 2013 में हुए फिक्सिंग मामले की यादें एक मर्तबा फिर से ताजा हो गई हैं, जब राजस्थान रॉयल्स के 3 खिलाड़ियों का नाम फिक्सिंग में आया था। और कहा ही जा रहा है कि राजस्थान रॉयल्स के जिस खिलाड़ी ने ऑफर ठुकराया वो मुंबई का है। जिसने ऑफर ठुकराया वो भी यहीं से है। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के नायब सदर रवि सामंत ने क्या कहा है, ये सुनते हैं। As far as BCCI is concerned, there is no direct communication with us. So therefore, we are not able to comment on this incidents. It's only said Mumbai player in the press. So we cannot comment on that. वह साबिक क्रिकेटर्स का कहना है कि आईपीएल में इस तरह की फिक्सिंग आम बात है और इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं है कि आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के किसी खिलाड़ी को फिक्सिंग का ऑफर मिला है। यह इंडिया का त्योहार बोलते हैं, एक्चुअली आईपीएल का त्योहार होना चाहिए। आईपीएल के त्योहार में क्या होता है, मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, रेव पार्टी, ड्रग पार्टी, मोलेस्टेशन। तो अब यह त्योहार शुरू हुआ है, अभी हल्की हल्की भनक मिलनी शुरू हुई है। तो यह तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मंसूर साहब, काफी अहम बात कही है कीर्ति आजाद ने, और आपने सुना बाइट किस तरह से उन्होंने आईपीएल का मजाक उड़ाया है। और सही बात है कि इस फॉर्मेट जब से शुरू हुआ है क्रिकेट का खेल काफी बदनाम हुआ है। और राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम है जिसके खिलाड़ियों पर लगातार इस तरह का इल्जाम लगता रहा। और एक मरतबा फिर हालांकि तारीफ करनी होगी उस खिलाड़ी की कि उसने पहले ही इंकशाफ कर दिया कि उसे ऑफर किया गया। तो आईपीएल देखने में तो जाहिर सी बात है काफी तड़क भड़क लगती है, लेकिन जिस तरह से आईपीएल क्रिकेट के फॉर्मेट को, T20 के फॉर्मेट को बदनाम कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर इस तरह का अगर कोई लालच देता है तो उसका इंकशाफ करके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए शबाब साहब, पहली बात, आईपीएल और फिक्सिंग इनका रिश्ता कोई नया तो है नहीं, और साथ ही राजस्थान रॉयल्स और तनाजात, ये भी रिश्ता कोई नया नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि जिस चीज का जो खिलाड़ी इंकशाफ कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा और कैसे करेगा। क्योंकि देखिए, आप जो एंटी करप्शन यूनिट की सब कमेटी है उसकी तश्कील बीसीसीआई ने अब तक की नहीं है, जिसको इख्तियार है इस तरह के तनाजात की इंक्वायरी करने का। इस वक्त ये एक वाकया सामने आया है, लेकिन उसका अलमिया ये है कि ना तो बीसीसीआई इस मामले में फिलहाल कुछ कह सकती है, कर सकती है, और ना ही
आईपीएल की गवर्निंग बॉडी कोई कदम उठा सकती है, क्योंकि जब तक इसकी कोई तहकीकात ना हो जाए इसकी पूरी। और इस वक्त ये बातें सामने आई हैं कि बीसीसीआई ने 6 अप्रैल को आईपीएल के इफ्तिताह से पहले 6 कमेटीज का के नामों का ऐलान किया था, सब कमेटीज का, लेकिन उसमें एंटी करप्शन यूनिट की सब कमेटी शामिल नहीं थी, जबकि अगले दिन आईपीएल शुरू हो रहा था। अब एक टेक्निकल पॉइंट यहां फंस गया है कि ये जो भी इल्जाम उन्होंने लगाया, ये जो भी इंकशाफ उन्होंने किया है, उसकी इंक्वायरी फिलहाल नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी एंटी करप्शन यूनिट की सब कमेटी है ही नहीं। जब तक वो कमेटी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर सकते। तो सवाल यह है कि अब बीसीसीआई संजीदा नहीं है इस मामले में, तो आप इसकी इंक्वायरी कहां से कराइएगा? क्रिकेट में गंदगी खत्म हो, बीसीसीआई इसके लिए संजीदा नहीं है, साफ तौर पर मंसूरुद्दीन फरीदी साहब का कहना है। मोहम्मद इशाउद्दीन, राजस्थान रॉयल्स फिर वही टीम, उसके एक खिलाड़ी का ये कहना है। हालांकि उसका कहां तक सही है उसकी बात, ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जैसा कि फरीदी साहब कह रहे हैं कि जो पूरी तरह से मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही है एंटी करप्शन यूनिट, तो इसकी जांच कैसी होगी। लेकिन बहरहाल एक बड़ा सवाल एक मरतबा फिर क्रिकेट शायकीन के सामने ये उठा है इस इंकशाफ के बाद कि क्या आईपीएल में यही सब होता है? कीर्ति आजाद ने तो खुलकर कह दिया है कि आईपीएल है क्या। अगर खिलाड़ी और अधिकारी शामिल है तो वो आईपीएल में अगर इस तरह की बातें होती हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है और क्रिकेट के लिए धब्बा है। लेकिन आप किसी भी चीज को सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि आईपीएल सिर्फ फिक्सिंग का अड्डा है। बहुत सारे खेलों में और बहुत सारे क्रिकेट में बहुत जगह इस तरह की बातें होती हैं, वो सामने नहीं आ पाती। और आईपीएल में जो इतना बड़ा हो रहा है, लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो इसकी बातें सामने आ जा रही है। लोगों को लगता है कि आईपीएल में बहुत ज्यादा फिक्सिंग हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खिलाड़ी और शामिल नहीं होते हैं, तो ये खेल के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी ने कहा कि भाई जो है हमसे संपर्क किया गया था और उन्होंने तुरंत बताया कि भाई इस तरह की बातें की गई थी। तो ये अच्छी बात है कि वो खिलाड़ी और अधिकारी और तमाम लोगों को जो इससे जुड़े हैं उसको जागरूक होना बहुत जरूरी है। जब तक जागरूक नहीं होंगे लोग टारगेट बनाते ही रहेंगे आईपीएल को या दूसरे किसी भी खेल को। लेकिन इसकी जांच कैसे होगी इशाउद्दीन? पूरी तरह से एंटी करप्शन यूनिट जो है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो इस तरह के अगर वाकयात आते हैं तो बीसीसीआई को तो इस मामले में संजीदा होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी मामला हो चुका है और बोर्ड के प्रेसिडेंट को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी है। लेकिन अब अभी जो स्थिति है वो तो राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी ने ये बताया किस तरह की बात है। अब किस खिलाड़ी से कौन अप्रोच करता है इसके बारे में अभी बीसीसीआई को पूरी पुख्ते तौर पे जो है वो उसकी कमेटी को ये जो भी एंटी करप्शन यूनिट बनानी है या बननी है या आईसीसी के अंतर्गत इससे काम करना। अभी बताया गया था कि आईपीएल को भी जो है आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के अंतर्गत ही काम करना होगा। तो अगर उन लोगों ने सख्त रवैया अपनाया और सख्त तरीके से इसकी जांच की जाए तो बहुत सारी बातें सामने आएगी। जरूरी है कि आईसीसी के साथ साथ आईपीएल गवर्निंग बॉडी और बीसीसीआई को भी जो है वो इस पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से आगे आना होगा। फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन इसको पूरी तरह से आगे आने की जरूरत है। आपने सुना मंसूरुद्दीन फरीदी साहब, कमोबेश जो बात आपने कही इशाउद्दीन भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन एक अच्छी बात जरूर इशाउद्दीन के मुताबिक यह है कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और चूंकि इन्वॉल्वमेंट इसलिए भी अब नहीं होगा क्योंकि माजी में बहुत तल्ख तजुर्बे हो चुके हैं, लोगों को बोर्ड के प्रेसिडेंट को जाना पड़ रहा है। हालांकि रास्त तौर पर अगर देखा जाए तो एन श्रीनिवासन का स्पॉट फिक्सिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन स्पॉट फिक्सिंग में जो लोग शामिल थे उनकी हौसला अफजाई की या फिर उनको तहफ्फुज दिया, इसका ये मामला बना था जिससे कोर्ट नाराज हो गया था। मामला कोर्ट तक पहुंच चुका था और एक मरतबा फिर ये बात सामने आ रही है। क्या आपको लगता है इशाउद्दीन का ये कहना है कि सिर्फ आईपीएल में फिक्सिंग नहीं हो रही है और भी फॉर्मेट में होती है, लेकिन आईपीएल क्यों बदनाम है? आईपीएल के बारे में इतना मजाक क्यों उड़ाया जाता है? कीर्ति आजाद ने जो कहा है वो तो पूरी तरह से यही कहा है कि आईपीएल में बहुत सारे पैसे जुड़े हुए हैं और जहां पैसा होगा, जहां ग्लैमर होगा, वहां लोगों की ज्यादा निगाह होगी। आप देखिए बहुत सारे फुटबॉल लीग में भी इस तरह के इन्वॉल्वमेंट होते हैं, लेकिन लोगों को उधर ध्यान नहीं जाता है क्योंकि उसमें ग्लैमर नहीं है, ज्यादा पैसा नहीं है, कम पैसे पर सारी बातें हो जाती हैं। जहां ग्लैमर जहां पैसा वहां होगा। फरीदी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, किस तरह से देखा जाए इस मामले को? अभी तो आईपीएल शुरू ही हुआ है और इस तरह की शुरुआत अभी हुई है, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। तो किस तरह से आईपीएल की जो छवि है उसको मस्क होने से बचाया जाए, उसकी कोशिश बीसीसीआई किस तरह से कर सकती है? और इशाउद्दीन का ये कहना है कि यह भी बात चल रही कि आईसीसी के
दायरे में उस आईपीएल को लाना चाहिए? नहीं, देखिए शहबाब साहब, वो जो कमेटी की बात हम कर रहे हैं, अगर वो बीसीसीआई के इख्तियार में है वो कमेटी बनाने का, वो कमेटी नहीं बन रही है तो वो जिम्मेदारी उसकी जिम्मेदारी बीसीसीआई की है कि वो नहीं बना रही है। इसका मतलब कि सीधा सीधा वो संजीदा नहीं है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है आईपीएल का फोकस हमें आने का, देखिए अट्रैक्शन सबसे बड़ी चीज है। आईपीएल को जो मार्केटिंग एंगल से जिस तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जिस तरह मीडिया दिखा रहा है उसको, उसकी जाहिर बात है उस पर सारी तवज्जो आएगी। और एक जमाने में हम शारजा को कहते थे कि वो एक अड्डा है फिक्सिंग का, आज वो चीज जो है वो चेंज हो गई, वो सेंटर हमारे यहाँ आईपीएल बन चुका है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और जहां देखिए तो शारजा क्रिकेट को तो बंद होना पड़ा कि आईपीएल का भी वही हश्र होगा? नहीं, देखिए आप आज शारजा बंद हो गया, लेकिन शारजा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। यहाँ तो सबूत मिल गया तब भी चल रहा है। मसला यह है कि जब इतना काला ब्लैक मनी यूज होगा तो जाहिर बात है कहीं ना कहीं जाके एक जगह सिस्टम को या मैनेजमेंट को जो भी होगा वो बेबस हो जाएगा। ये खेल ही ऐसा है, जो खेल आप कह सकते हैं पैसे या खेल है, खतरे या खेल है, वहां पर खिलाड़ी भी खतरा ले रहे हैं। इसमें एक पॉजिटिव चीज ये है कि एक खिलाड़ी ने सामने आके इस बात का इतराफ कर लिया कि एक खिलाड़ी उसको पेशकश कर रहा है। ये एक अच्छा साइन है कि इससे एक चीज है, हम कह सकते हैं कि खिलाड़ी खुद आएंगे तो ये खेल साफ हो सकता है। लेकिन निशाउद्दीन, एक बात यह भी है कि खिलाड़ी ने अगर कहा कि कोई अप्रोच कर रहा है तो खिलाड़ी का स्टेटमेंट कितना सही है, इसकी जांच कैसे होगी? बिल्कुल, देखिए अभी बीसीसीआई ने एक सुरक्षा इकाई बनाई है। उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने कहा है कि भाई आप फोन नहीं ले जा सकते, किससे आप पोर्टल में कब कब मिलेंगे, किससे मिलेंगे, सारा ब्यौरा देना होगा। तो अगर इस तरह की सख्ती की शुरुआत अगर बीसीसीआई ने कर दी है तो जांच का दायरा भी वो सामने आ जाएगा और जांच भी सामने आ जाएगी और फिर खिलाड़ी क्या कह रहा है इसकी। लेकिन खिलाड़ी इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेगा कि कोई इससे अप्रोच कर रहा है और वो डायरेक्ट आईपीएल बीसीसीआई को कह रहा हो कि हमसे अप्रोच किया गया हो, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेगा। नहीं ईशा, यही बात वो कह रहा है खिलाड़ी, वो यही बात कह रहे हैं। आपके आईपीएल गवर्निंग बॉडी कह रही है कि हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हुए हैं इस मामले में, क्योंकि हमारे पास कोई कमेटी नहीं है जो इंक्वायरी करेगी। जो कमेटी इंक्वायरी करेगी वो रिपोर्ट देगी बीसीसीआई को, तब एक्शन होगा। बहरहाल एक नया मामला आईपीएल 8 के शुरू होते ही उठ गया है और आईपीएल 8 वही राजस्थान रॉयल्स की टीम है जिसके खिलाड़ी ने इंकशाफ किया है कि उनके साथ उनको अप्रोच किया गया था फिक्सिंग के लिए। अब देखते हैं कि किस तरह से बात आगे बढ़ती है। बहरहाल क्रिकेट के जो शायकीन हैं उनसे तो यही गुजारिश होगी कि वो आईपीएल के मैचों पर अपनी तवज्जो मरकूज करें, क्योंकि बहुत लंबा टूर्नामेंट है और काफी मजेदार टूर्नामेंट भी होता है। लेकिन जिस तरह से इस टूर्नामेंट में जो इंडियन पैसा लीग होता जा रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग की जगह, वो भी काफी अफसोस की बात है और जिस तरह के वाकयात आईपीएल में आते रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हो चला है। हम शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद इशाउद्दीन का फोनलाइन पर पटना से जुड़ने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए मंसूरुद्दीन फरीदी साहब। तो नाज़रीन, हालत हाज़िरा में बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.samaylive.com पर। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय।